So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज की जो इंटरैक्शन हमारी होने वाली है वो एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ होने वाली है जिनका एक तरीके से अपना ही एक स्ट्रगल रहा काफी सालों तक, एक जर्नी ऑफ परसिस्टेंस एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, फेलियर्स, रिजेक्शंस जो उन्होंने देखे. बट देन ऑल्सो उन्होंने जो उनका इनिशियल जो टारगेट था दैट इज कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए विद द 3 स्टार्स ऑन माय शोल्डर्स, वो अल्टीमेटली इन्होंने अचीव किया. तो ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम आज इंटरैक्ट करेंगे. इनका नाम है मिस्टर रवि कुमार एंड इनका ऑल इंडिया रैंक 228 आया हुआ है इन दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में. So, welcome to Abhipedia platform, Ravi. How are you? Thank you, Atul. I'm good. How are you? I'm good. Very well. तो रवि, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो थॉट था कि ये जो पहला स्पार्क होता है कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे स्टार्स चाहिए, तो वो थॉट या वो पहला इग्निशन आपकी लाइफ में कब वो आया? ये क्वेश्चन अच्छा था. एक्चुअली मुझे बहुत कम लोगों ने पूछी है, बट जब मुझे किसी को बताना होता है कि मैं सीरियसली बहुत ऑथेंटिक और मैं बहुत जेन्युइनली यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, तो हम सबकी लाइफ में मोमेंट आता है जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम सोचते हैं, जो पता थॉट होता है ना कि हमें चाहते हैं कि यार हमको वो चीज चाहिए. ये बेसिकली एक इवेंट हुआ था. तब तक इट वाज नथिंग लाइक मुझे सिविल्स में जाना है या मुझे सीएपीएफ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था. इवेंट ये था कि एक हॉस्पिटल था, उसके नीचे एक एटीएम था. मैं एटीएम में पैसे विड्रॉ करने गया था और हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ सी लगी थी काफी. तो मैं गया, मैं आया, तो मैं जब वापस आ रहा था तो देखा था कि काफी लोग खड़े थे वहां पे, और एक लेडी थी जिसके गोद में एक बच्चा था और साथ में उसके छोटा लड़का होगा 3 इयर्स, मे बी 4 इयर्स, और बच्चा बहुत रो रहा था. Okay. तब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी. तो मैंने किसी से पूछा कि क्या हुआ, सब खड़े क्यों हैं? तो बोला कि इसके हाथ में जो बच्चा है गोद में, वो मर गया है. तो वो दृश्य ऐसा था कि हॉस्पिटल के बाहर एक औरत खड़ी है, मतलब कि बच्चा गोद में है, अंदर शायद उसको लिया भी नहीं था और बच्चा उसकी गोद में मर गया था. और वो लेडी वहां रुकी कि वहां से जाए, वो करे क्या, वो समझ नहीं आया था. और उसकी बेबसी देख के मतलब शायद मैं डर गया था, या वो इतना ज्यादा बड़ा गिल्ट था कि मैं वहां से चला तो गया पर वो गिल्ट दिमाग में रह गया. शायद ये वो पहली स्टेज थी जहां मैंने सिविल सर्विसेज या उस सर्विसेज में मैं अगर जाता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ आगे, या ये पर्टिकुलर पर्पस जो है इसको मैं कैसे सर्व करूँ. क्योंकि बाद में था कि कुछ शायद मैं करता, शायद कुछ पैसे दे देता या हमको घर छुड़ाता, ऐसा कुछ दिमाग में रह गया था. मैंने कुछ किया नहीं, मैं खाली याद आ गया वहां से. तो ये लाइफ का पहला इवेंट था जहाँ पे मैंने उस चीज के लिए सोचा. फिर मैंने फाइनल ईयर के बाद धीमे धीमे तैयारी स्टार्ट की इस चीज की. ओके, सो मतलब एक तरीके से वो ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आप खुद सोच रहे थे कि यार आई एम फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज राइट नाउ मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ. सो मुझे वो पोजीशन जहां पे आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, तो वो आप वहां से आपका स्टार्टिंग हुआ कि लेट्स गो विद दिस बिग गोल, राइट? जी जी ओके ओके. जी, वहीं सो से स्टार्ट हुआ था. ओके, सो रवि, मुझे ये बताइए कि आपका एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आप आते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ जी. हाँ, मेरी फैमिली कोई बहुत पढ़े लिखी नहीं थी. फादर मेरे मतलब प्रॉपर गांव में खेती वेती थी, दादा ने खेती की, चाचा वाचा सब मतलब ऐसे ही है. फादर ने एक काम अच्छा किया कि हमें गांव में नहीं रखा, वो शहर ले आए पढ़ाने के लिए. और वो रेलवे में जॉब करते थे, हम पूरे टाइम लखनऊ में ही रहे. एक ड्रॉबैक ये था कि मेरी फैमिली में नहीं, मेरे मतलब पूरा जो पापा की साइड की पूरी फैमिली है, मामा की साइड पूरी फैमिली है, कोई पढ़ा लिखा नहीं था. सिविल सर्विसेज क्या है, किसी ने आज तक ट्राई भी नहीं किया. गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई नहीं है. मैं मेरी फैमिली में ऐसे हूँ कि मैं और मेरा भाई, हम दो ही हैं जो अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट बने हैं. बाकी सब मतलब गाँव में ही है, खेती वेती कर रहे हैं. तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मतलब एक तो सही गाइडेंस मिले, और आपको नॉलेज होता है, एक सही रास्ता जो मिलना चाहिए. उस वक्त तो यूट्यूब भी नहीं था इतना कि हम यूट्यूब रेफर कर लें या किसी से पूछ लें. तो अगर जब एजुकेशन की बात होती है तो मैं बहुत ही मीडिएट था, मतलब 60-65% वाला था. बहुत पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मतलब एवरेज से थोड़ा सा नीचे ऐसे चलता था कि हाँ बस काम भर के मार्क्स आ गए. ओके. और अगर लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हाई स्कूल तक तो मेरा ऐसा था कि उस वक्त पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी का मैं फैन था, WWE देखना.
मैं यही सब करता था। पढ़ाई ठीक है, पढ़ लिया, मार्क्स आ गए, टॉप करना है, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है, फ्यूचर पैशन क्या है, ये इतना नहीं था। ये सब चीजें मतलब बीटेक के बाद स्टार्ट हुई। बीटेक में भी वही, मतलब ऐसे ही बीटेक चला गया, कुछ बीटेक में भी खास किया नहीं। फाइनल ईयर में मैं सीरियस होना शुरू हुआ लाइफ के लिए, करियर के लिए। जब हम तैयारी करते हैं सिविल्स की, या जब हम इन गैजेटेड जो पोस्ट होती है तैयारी करते हैं, तो हम चीजें पढ़ते हैं। जब चीजें पढ़ते हैं तो कई बार इतने सामने ऐसे ऐसे फैक्ट्स आते हैं कि हम घबरा जाते हैं कि सीरियसली इतना ज्यादा है, मतलब गरीबी इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, या ये पर्टिकुलर इशू इतना ज्यादा है हमारे यहाँ। कुछ चीजें जैसे कि तो या नॉर्मल लेवल हो सकती है, गवर्नमेंट उतना कर सकती है। तो हम जब पढ़ते हैं चीजों के लिए, तब हमें रियलाइज होता है कि यार मतलब नहीं, लाइफ में भी बहुत कुछ है करने को और सुधारने को। तो बाद में ये चीजें समझ में आई और फिर इसके लिए सीरियस होना स्टार्ट हुआ मैं। अदरवाइज किल बी टेक नथिंग, बस उम्मीद था कि करना है। ओके ओके। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा मेजर चंक है आज का यूथ जो है वो इसी से काफी ज्यादा रिलेट करता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही रिच है वो तैयारी कर पा रहा है और फिर वो परसिस्टेंस के साथ तैयारी कर रहा है, क्योंकि उस यूथ के पास ऑप्शन हो जाते हैं कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा या कुछ कहीं बाहर चले जाऊंगा, अब्रॉड में चले जाऊंगा। बट ज्यादातर तो आप ही की स्टोरी होती है ज्यादातर लोगों की, और कहीं ना कहीं जी दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑल्सो, कि आपके साथ यूथ जो है वो एसोसिएट कर पाए कि कैसे हमारा जो सामने एक रोल मॉडल है जिसने शुरू किया था और इतने सारे स्ट्रगल्स फेलियर्स देखे, और एट द एंड ऑफ द डे नाउ ही इज व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्ड फॉर। ओके, तो यार देखो। है ना। तो हाँ हाँ। मैं इसी के साथ आपको ओके। एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके लाइफ में मुझे ये बताइए कि सीएपीएफ का जो ये जो अटेम्प्ट था, ये कौन सा अटेम्प्ट था? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने लिए थे सीएपीएफ में? ये 14 में दिया, 15 में दिया, 16-17 में नहीं दिया, 18 और 19 में दिया। तो ये 19 वाला है जो मेरा क्लियर हुआ है। सो दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट? या फोर्थ अटेम्प्ट मतलब 4 साल तो आपने एटलीस्ट पेपर दिया और उसके लिए तैयारी भी की। तो ये पूरा अगर ओवरऑल देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप जो तैयारी कर रहे थे उसमें कितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया था? देखो, मैंने बेवकूफियां बहुत की स्टार्टिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सब देखेंगे और ये चीज फैक्ट है। अगर यस हम ये सोचते हैं कि यार हमने इस तैयारी की सिविल्स की तो हम सब एग्जाम निकालेंगे, ऐसा नहीं है। यस। 13 तो 14 के बाद मुझे यही समझ में आया, 15 के बाद, कि यार हर एग्जाम का एक अपना अलग कंपटीशन है और सब कंपटीशन रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बैंकिंग अलग है, ठीक है, आपका एसएससी अलग है, आपका सीपीयू अलग है, आपका सिविल्स का अलग है, आपका सीएपीएफ अलग है। जो बंदे मतलब जो उनको मैं कादू जानता हूँ जिनको आईएएस मिला है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, उनका सीएपीएफ नहीं निकला था, इवन पेपर 1 ही नहीं निकला था उनका, और उन बंदों ने आईएएस क्लियर किया है। तो डिमांड अलग अलग है और हमें इस कंपटीशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब मैंने तैयारी की तो मैं सब कुछ पढ़ता था। लगता था कि यार आईएएस बनना है तो यार सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, अब वो वहां पे तो सब कुछ आता है, उनसे कुछ भी पूछो तो हर एक चीज नॉलेज होती है। ये जो गलतफहमी थी, ये 1 साल मैंने खराब किए। जब रिजल्ट आया नहीं हुआ तो समझ में आया कि वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस से आगे नहीं जाना, उसके पीछे नहीं आना। बुक्स हैं बहुत, मतलब मैं योजना और कुरुक्षेत्र जो आ रहा है मार्केट, बस पढ़ते जाओ। ये कुछ मैंने गलतियां की थी। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या जो इनके 1-2 बार कर रहे हैं उनका नहीं हुआ है, तो हम जैसे कैंडिडेट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिनका मतलब कि कैप्चरिंग पावर, या जो चीज पढ़ने का तुरंत उनको याद हो जाती है, एक वो होते हैं। और एक होता है जिनको टाइम लगता है, रेक्टिफिकेशन वाले टाइप, या जो जल्दी भूल जाते हैं, उनको टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने कुछ चार्ट बनाया, मैं बना के दिखाता हूँ। उसमें बेसिकली मैंने कुछ भी है, करंट अफेयर है तो पॉलिटी है, एग्जाम से 3 महीने पहले मैं अ, 5 बार, जैसे उसका जैसे करंट अफेयर्स का है तो मैं क्या करता हूँ कि रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4 और रिवीजन 5, ऐसे मैं 5 टाइप के टेबल बना लेता हूँ। अब करंट अफेयर्स में से विजन का इंसाइट का आता है, तो उसमें दे रखा होता है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटी का है या ये पर्टिकुलर आईआर का है। तो कुछ ऐसे में, अगर ये दिख रहा हो सही से, तो मैं ऐसा टेबल बनाता हूँ कुछ। तो जैसे जैसे मैं रिवाइज करता हूँ, मैं टिक करता रहता हूँ उसमें कि भाई हाँ, मेरा पॉलिटी इस टाइप में रिवाइज हो गया और इसमें इस डेट को हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट डेट डाल देता हूँ। मुझे पता है कि मैं 1 हफ्ते में भूलने वाला हूँ वो चीज। तो वो अब जब फिर होते हैं ना कई बार, तो आपको वो चीज समझ में आने लगती है। तो मैं पता होता है कि शायद ये भूल जाऊंगा, तो मुझे 1 हफ्ते में फिर रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट वीक वो चीज मैं फिर रिवाइज करता हूँ। उसके बाद चीजें दिमाग में बैठने लगती हैं। तो जिसका 3rd या 4th रिविजन है,
वो लगभग हमें वो चीज़ आ ही जाती है, तो बस फर्क ये है कि भाई एग्ज़ाम के आस-पास उसको रिवाइज़ करना होता है। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी चीज़ें को ना भूलने की या एग्ज़ाम में प्रिसिशन नॉलेज होने की। क्वेश्चंस हम जब देखते हैं यूपीएससी के तो ऐसा रहता है कि यार 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे फँसते हैं जहाँ लगता है कि या तो ये होगा या ये होगा। अगर प्रिसाइज़ नॉलेज होगी तो हम गलत नहीं करेंगे, पर हमें वो ऑप्शन कन्फ्यूज़ कर देते हैं कई बार। तो उससे भी ये चीज़ बचाती है, अगर आपका बहुत अच्छा डिवीज़न है, तो आप इससे भी बचोगे। बाकी बात रही मेरी जर्नी की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी चीज़ एम कर ली थी। कुछ होता है ना कि हम आईएएस या आईपीएस या मुझे जैसे कि सीआरपीएफ में एसी चाहिए था, तो मैंने ये 3 चीज़ बहुत बड़ी एम कर ली थी कि मुझे यही चाहिए और इसके वजह से मुझे बाकी सब चीज़ें होती हैं, बहुत फीकी लगने लग गई। जैसे कि मेरा एफसीआई में हुआ, तो लगा था कि नहीं यार एफसीआई में नहीं करना है तो ये करना है, अभी यंग हूँ, रिस्क भी ले सकता हूँ और मुझे पढ़ने में उस वक़्त मज़ा आ रहा था। नया-नया स्टार्ट किया था मैंने, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा तो मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना वो सब। तो उस टाइम पे फिर ये था कि इंटरव्यू का कॉल आया और मैं देने नहीं गया। कॉलेज के बाद भी कहीं प्राइवेट कंपनी में हुआ फिर, वो भी नहीं किया मैंने। फिर मेरा सीआईएसएफ में हुआ था, जैसे कि इसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ अलग-अलग कोर्सेज़ होती हैं, वैसे उसमें मेरा सीआईएसएफ में हुआ था, एसआई रैंक पे हुआ था। तो कई लोग तो ये थे कि भई सीआईएसएफ है, अच्छा है, जॉइन कर लो और साथ में मेरा यहाँ पे मैं जहाँ हूँ, मेरा वहाँ पे हुआ था। तो मैंने ओके। सीआईएसएफ भी नहीं किया कि नहीं यार, वहाँ पे पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग, मुझे गैस्ट्रो ऑफिसर जो होते हैं उनके पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। हम कुछ नया कर सकते हैं फील्ड में, हमें ऑर्डर्स नहीं देने होते। ऑर्डर्स लेने होते हैं बट देन हम अ, जब फील्ड पे होते हैं तो हम अपना कुछ नया एक्सपेरिमेंटल टाइप करना चाहते हैं कि हम एक अलग से एग्जांपल सेट करें। जब हम डिपार्टमेंट में होते हैं, एक होता है कि यू हैव मेड अप टू लाइक सैटिस्फैक्शन आपने किया है। एक होता है बियॉन्ड सैटिस्फैक्शन टाइप। एक करेक्ट, करेक्ट। ऐसा है या उसके लोअर रैंक के लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सिर्फ आपको सैटिस्फाई कर सकते हैं, पर आपको कुछ अलग करना है ना, तो आपको बियॉन्ड सैटिस्फैक्शन जाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास थोड़ी पावर होनी चाहिए, वो आपको ऑफिसर लेवल पे मिलती है। तो मुझे ये था कि नहीं, ओके, ओके। ऑफिसर लेवल पे ही जाऊँगा। नहीं लेते हैं इसको, मैं दूसरा है जहाँ पे मैं अभी हूँ, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में, यहाँ मैं पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा और मेरा ऑफिस भी हो जाएगा। तो एक जो फैमिली प्रेशर है, वो भी मतलब अब थोड़ा कम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जॉइन किया, फिर मैंने यहाँ से तैयारी करनी इसकी स्टार्ट की। ओके। लकीली मतलब हो भी गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने पहली बार लक्ष्मीकांत की किताब कब, कौन से साल में पढ़ना शुरू किया था? लक्ष्मीकांत। 2014 में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और ये रही लक्ष्मीकांत, ये रही, अच्छा, ये 4th एडिशन है, राइट? 4th एडिशन है ये। 5th की फोटोकॉपीज़ है मेरे पास। तो जनरली क्या है कि एक स्टूडेंट है जो 1 साल 2 साल लगा हुआ है, 3 साल भी स्टूडेंट को लग जाते हैं। कई बार रिजेक्शंस हो जाते हैं कि हाँ चलो इंटरव्यू में आउट हो गया या पेपर 1 नहीं निकला, तो 2-3 साल जनरली आजकल है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि लक्ष्मीकांत हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हर टाइम भूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप किस तरीके से ये जो डीमोटिवेशन का जो आपका जो फेज रहता था, तो हाउ यू यूज्ड टू लिफ्ट योरसेल्फ कि यार नहीं, इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड मैं अपने आप को ऊपर उठाऊंगा, मैं आई एम अ वॉरियर। तो ये वाली फीलिंग कहाँ से, आप कैसे करते थे? अगर देखो मुझसे सच पूछो ना, तो ये था कि मैं फेलियर से थक गया था अपने। अच्छा। मतलब 14 में दिया नहीं हुआ, 14 में दिया नहीं हुआ, 15 में मैंने सब कुछ दिया, सीजीएल, बैंकिंग। 14 मेरा अच्छा था, 14 में मैंने मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स निकले थे। मैं एग्ज़ाम मतलब मैं जॉब छोड़ रहा था उस वक़्त, 2 जॉब छोड़ के आया, फिर बाकी था कि अरे दे दूँगा तो ये भी हो जाएगा। पर मैं मतलब दिया नहीं, 15 में मेरा कहीं नहीं हुआ, तो वो एक अलग ही लेवल पे फेलियर था। 16 में मान लो कि आपकी मैथ अच्छी है, मेरी जैसे मैथ अच्छी थी, तो सीजीएल के एग्ज़ाम में मेरे 200 में से 200 मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, 180 में 90 आ रहे हैं। पर क्योंकि एसएस मैं ओपनली बोलूँगा, क्योंकि एसएससी के सर्वर्स बहुत घटिया थे, तो मतलब ये था कि मेरी सिस्टम बंद हो गया बीच में। मैं क्वेश्चन मतलब टिक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो वो आंसर नहीं ले रहा, तो टिक करके फिर बैक कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर ले रहा है। तो इतना मतलब घटिया तरीके से एग्ज़ाम कराया था और मेरा जो मेहनत थी 4-5 महीने की, पूरी बर्बाद हो गई थी। तो मुझे बीच में लगा कि यार मतलब क्या है ये? मैं कुछ भी करूँ मेरा नहीं होगा, या मैं जो चाहूँ मुझे नहीं मिलेगा। 17 तो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेहनत भी कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा एंग्ज़ायटी से दिक्कत हो रहा है, पर चलो ठीक है, फिर भी बाकी जगह तो होना चाहिए था। तो एक ही सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि मैंने कहीं न कहीं मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा नहीं होगा, चाहे मैं जो कर लूँ। पर फिर सेम टाइम पे वो
डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि मैंने बोला कि भाड़ में जाए, मैं अपनी तरफ से वो सब करूंगा जो करना चाहिए, ताकि एग्जाम के दिन मुझे रिग्रेट ना हो इस चीज का कि यार अगर मैं उस दिन मूवी देखने ना गया होता, या वो 2 दिन खराब ना किए होते हैं, या मैं शादी में ना गया होता, तो शायद मेरे 2 मार्क्स और रहते हैं, क्योंकि कट ऑफ ही है यार वो। मेरे 0.5 मार्क्स से मेरे मतलब सिलेक्शन रुके हैं। तो ये 2-2.5 मार्क्स, या जो लोग 4 या 5 मार्क्स से रह जाते हैं किसी भी एग्जाम में, या जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं पाती है, तो वो तो कभी डिमोटिवेट उनको होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम में क्या होता है कि अभी हमारा क्या है, मेरा पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक्स वीक है। सीएपीएफ में 15 में या शायद 16 में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो जिसके लिए मतलब पेपर जमा रहता है, कब किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले कम पूछ ले हमें नहीं पता। तो अगर मान लो मेरी पॉलिटी अच्छी है तो मेरा हो गया, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा तो उसका नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर मान लो कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ज्यादा आ गए, या एनवायरमेंट क्वेश्चन ज्यादा, पॉलिटी से कम आए, उसको एडवांटेज मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो कट ऑफ सिर्फ एक डिमार्केशन लाइन है। कट ऑफ से अगर आप कुछ मार्क्स से छोटे हो, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका टेंशन मतलब आप नेक्स्ट टाइम दोगे, आपका मतलब कि सेकंड थर्ड आप टाइम मतलब हो ही जाना है उसमें। पर आप छोड़ो मत। और जो मैंने बात बोली रिग्रेट की, आप कभी रिग्रेट मत करो इस चीज का। बाकी मैं सच बता रहा हूँ, मेरा हो गया है, ठीक है। और अगर आप मुझसे कभी पर्सनल भी, कोई भी अगर मुझसे बात करता है पर्सनल, तो वो कोई भी समझ जाएगा कि मैं नॉर्मल ही हूँ, बाकी लोग की तरह हूँ। वही घूमना फिरना, वही मतलब दोस्तों के साथ बैठना। अब पढ़ाई, चलो एग्जाम होते तो पढ़ते हैं हम लोग, मैं एकदम ही नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है ऐसा। तो बस मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेहनत करते रहो, छोड़ो मत चीज को ऐसे। तो बेसिकली आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो यार ठीक है एक्सेप्ट द फेलियर्स एंड उसी के साथ जिंदगी काट लो, है ना, जो मिल गया है कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई भी XYZ जॉब कर लो एंड उसी के साथ आप जर्नी अपनी कंटिन्यू रखो। या फिर आपने ये दूसरा रास्ता आपके पास ये था कि यार रिग्रेट नहीं करना, मैं एग्जाम दूंगा, मैं ऊपर उठूंगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन जो रिग्रेट वाला जो लाइफ का पार्ट है वो मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो you accepted the जी failure and you just keep on improving yourself. हाँ, And, ये this is था। what it is, है ना। एक फौजी वाली जो होती है एस्पेक्ट होती है कि दो ऑप्शन होते हैं, एक चूज करना होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने वाला ही चूज करता है। तो वो ऑब्वियसली आप जी में है ही है। और पहली बात तो ये है कि आपने CRPF रखी है, तो ये आप खुद में एक अच्छी चीज है। बिकॉज जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था कुछ टाइम पहले, तो when I was like interacting with the people जो मेरे साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, तो they all were saying कि यार पहली प्रेफरेंस क्या है, CSF। तो हाँ, मेरा करेक्ट। मेरा 5वां नंबर था। तो मेरा जब 5वां नंबर था, तो पहले 4 जो बंदे थे वो सारे CSF वाले थे। तो I was the 5th one to go for the interview. तो the first question that SSR asked me कि why CRPF, मतलब इतना एडवेंचर क्या है तुमको, what do you like about the CRPF? So the same question I'll be asking to you also, because अभी इंटरव्यूज आने वाले हैं कैंडिडेट्स के। So what should be the answer for this? या आपने क्या आंसर दिया था? अच्छा, मुझसे पूछा नहीं गई थी ये चीज, पता नहीं क्यों ही पूछा, पर जो मतलब मेरे मन में वो ये था कि मुझे सेटल नहीं होना। चाहे सिर्फ बाकी सर्विसेज जो है ठीक है, कुछ चीजें सब में कॉमन है, इलेक्शन ड्यूटीज है, एनएसजी वगैरह, डिप्यूटेशन है, सीवीएम डिप्यूटेशन, वो सब में कॉमन है। सीआरपीएफ पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि एक तो ये ऑल इंडिया है, ठीक है, तो आप इंडिया में हर जगह जाके आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि डाइवर्सिटी है, आप झारखंड में हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग ही आइडियोलॉजी फॉलो होती है, और वहाँ पे आपके पास अलग ही लेवल का कुछ करने को है। एकदम आपको अलग ही सिनेरियो है वहाँ पे। आप JNK में हो तो एकदम अलग है, वहाँ पे वहाँ अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट जाते हो तो वहाँ भी एकदम ही अलग है। CISF में मोनोटनी है, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर सेव करना, सिक्योर करना। BSF एक ही लोकेशन पे होता है, तो ये था कि यार मुझे हर जगह जाना है, एक जगह नहीं रहना। 3 जो सर्विसेज है। तीसरा मेरे हिसाब से ये है कि CRPF क्योंकि बहुत ही रैंडम है, और आगे जाके जो भी चैलेंजेस आएंगे, तो CRPF पे ही ज्यादा भरोसा किया जाएगा किसी भी अपकमिंग चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए। रैपिड एक्शन फोर्स जो है CRPF में है, और पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप उसमें भी CRPF है। तो ऐसे ही आगे जितने भी नए नए मतलब कि प्रॉब्लम्स होंगे या सिचुएशन होंगी, तो CRPF को डेफिनेटली इन्वॉल्व किया जाएगा। और मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि मैं कभी सेटल ना हो, कुछ ना कुछ करते रहना पड़े मुझे हमेशा। और आपके पास अगर मेडल आपको चाहिए लाइफ में, अगर आपका वो मेंटालिटी है, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा ये CRPF देगी, और कोई नहीं दे सकता। करेक्ट सर, करेक्ट। तो इसी के साथ मेरा एक मतलब आपके जितना भी आपकी जर्नी और परसिस्टेंस रही है,
तो उसमें एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जो आप शेयर करना चाहते हो, दैट यू लॉस्ट ऑल योर होप्स एंड फिर भी कहीं ना कहीं आपने अपना करेज पकड़ा एंड फिर यू अगेन कम बैक। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जो बाकी लोग भी रिलेट कर पाए? क्योंकि देखो आपको पता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। आज के यूथ के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर होता है, पैसों का प्रेशर होता है, स्टेबल रहना, फाइनेंशियली होना होता है, पेरेंटल प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, रिलेटिव का प्रेशर होता है, और कई सारे रिलेशनशिप के प्रेशर्स होते हैं। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई आप शेयर करना चाहते हैं जिससे बाकी लोग कुछ मोटिवेट हो जाएं? तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ये बहुत लंबा था, 6-7 साल का नहीं होता। तो 2-3 लोग आए थे। एक तो मतलब मैं जस्ट फर्स्ट से कि बाकी लोग रिलेट कर सके, सबकी लाइफ में लड़कियां होती हैं, ठीक है, मेरे लाइफ में भी थी। और एक टाइम पे ब्रेकअप हुआ 14 में, और सेम टाइम मेरे कुछ एक दोस्त था, क्लोज फ्रेंड था, उसका डेथ हुआ था। तो वो मेरे लिए थोड़ा लोनली टाइम था, और मेरा सडनली लाइफ में एकदम अकेला सा पड़ गया था। मतलब किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्टार्टिंग मतलब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। फिर 16 के एंड में, 17 में, जैसे मैंने बताया अभी कि मेरा लगातार मैं हर जगह फेल हो रहा था। मतलब कहीं पे भी नहीं, जितनी कोशिश कर रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा सक्सेस मुझे मिल ही नहीं रहा था। और मुझे अभी भी याद है, अ, शायद दिवाली के दिन में रिजल्ट आया था मेरा, सीएससी का किसका रिजल्ट आया था। मैं लिटरली रो रहा था। मतलब मैं फेडअप हो चुका था, होता ना कि बस अब हो गया, खत्म करो उसको। मैं एकदम थक चुका था उस चीज से। तो एक वो टाइम था जब मैं पहली बार मतलब किसी एग्जाम के लिए मैं रोया था कि यार मैं चाहता था मेरा मन से हो, पर फिर वो हुआ नहीं। उसके बाद 18 के एंड में कहीं मतलब थोड़ा लो टाइम आया था, क्योंकि एक तो एज हो गई थी शादी वादी की, और घर से बहुत प्रेशर था। और मेरा था कि नहीं, मुझे देना है, शादी होगी तो मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि वो जिम्मेदारी है फिर आपके पास एक्स्ट्रा आ जाती है, और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं सही है। और फिर मेरा भी था कि नहीं यार, मैं बहुत पास हूँ, नहीं हो रहा है मुझे पता है, पर मुझे पता था मेरा होना ही है, कभी ना कभी तो होगा, इस बार तो नेक्स्ट टाइम होना है। क्योंकि मैं बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स से रह रहा था। तो 18 में ऐसा इशू था कि मतलब मेरे मेरे फादर में हमारे बात नहीं होती थी काफी अच्छे खासे टाइम तक। अ, ज्यादा बहस हो रही थी किसी वजह से। और ये मतलब जो लड़के मेरी एज के हैं वो समझते हैं चीज को, उनके साथ भी हुआ होगा। और जैसे ये लाइफ में गिव कर चुका था कि जैसे एग्जाम दिया, इंटरव्यू डिले हुआ इसका, फिर इसका रिजल्ट भी डिले हुआ। तो इस टाइम पे इतना मेंटल प्रेशर मेरे पे बन चुका था कि यार होना है तो हो, नहीं तो बता दे क्या है, ताकि मैं कहीं और फोकस कर सकूं लाइफ में। तो जब मेरा रिजल्ट आया था, मुझे याद है मैं सैमसंग स्टोर गया था, मेरा फोन का कुछ हेडफोन खराब हो गया था, मैं वो देने गया था। तो जब मैं अबाउट टू लीव था, वहां निकलने वाला था वहां से, तो मैसेजेस आए। तो एक मैसेज था रिजल्ट्स आउट। मैंने कहा अच्छा आउट। मैंने मतलब वो होता ना, पहले इंसान देखता तो डर जाता है हल्का सा, हार्ट बीट बढ़ती है कि हाँ, आराम से देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आउट। फटाफट मैंने क्लिक किया, पीडीएफ पे गया, नाम लिखा, एंटर किया। और जैसे एंटर किया, देखो मेरा नाम है इसमें। मुझे ये था कि बस बता दो भाई, खत्म करो इस चीज को। नाम देखा तो मतलब मैं स्टक हो गया कि अरे नाम तो आ गया मेरा, अब मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ उसको। सेकंड थॉट जो दिमाग में आया कि मतलब मेरी पढ़ाई खत्म, अब मुझे मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 7 साल की जो आदत है ना पढ़ाई करने की, कि भाई आपका एक करंट अफेयर आ रहा है या दूसरा कुछ आ रहा है। तो सेकंड थॉट ये था कि मतलब ये हो गया क्या मेरा भी, मतलब अभी मुझे आगे कुछ पढ़ना है, तैयारी करनी की नहीं करनी है, या जो बुक्स रखी उसका क्या होगा। तो एकदम स्टक सा हो गया। फिर जब मैं मतलब फिर मैं थोड़ा सा चिल्लाया वहां पे 2-3 बार, कुछ बोला मैंने वहां पे खुशी में। तो लोग देख रहे थे अगल बगल कि क्या हुआ। तो मैंने बताया उनको कि मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया फाइनली, मैं इस रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर जितने थे वहां पे सैमसंग स्टोर पे, सब लोग मतलब लिटरली क्लैप कर रहे थे। और मैं जब नीचे उतरा तो मैं रोते हुए नीचे उतरा था। ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे। तो फिर ये जो है ना, मतलब जब आप 100% गिव अप कर देते हो लाइफ में अपने, पर सडनली वो एक दिन आता है, वो एक टाइम आता है जहाँ पे चीजें सडनली पलट जाती है लाइफ में आपकी। तो मेरी लाइफ में यही टाइम, यही पॉइंट था। ओके ओके ओके। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पेपर वन का स्ट्रैटेजी था वो किस तरीके से था ओवरऑल। अगर हम लोग बात कर लें कि कौन सी चीजें आपने पकड़ के रखी थी, जैसे एनसीईआरटीज हो गया, या व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर पेपर वन? ओके, अब सिविल्स के साथ करते हैं, तो मेरे लिए भी सिविल्स की तैयारी कर रहा था साथ में। तो कुछ चीजें कॉमन है, लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी ही पढ़नी है, मॉडर्न। डन, स्टार्ट। तो जैसे लक्ष्मीकांत के लिए हमें अलग से पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ती है हमको, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो है ही।
तो मतलब कुछ चीजें थी जो कॉमन थी, और वो ऐसा होता है कि आपको करना ही पड़ता है वो चीज। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है, और आपका एनसीईआरटी से 11th-12th की, आपका एशियन के लिए आर्ट एंड कल्चर की मैंने सिंघानी मैंने पढ़ ली थी। अच्छा, इसका क्या है कि 2 जगह एक रोल होता है पेपर में। यस। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत इज गुड, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आर डी स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए वेंट फॉर नितिन सिंघानिया, ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने जेसी लियोंग और जो एनसीईआरटी थी अपनी वो। अच्छा, मेरे पास बस यही बुक्स थे, मैं बार बार इनको ही पढ़ता था, जिन्हें कि मैं कुछ कोई और बुक रेफर करूँ या मैं अपना रेफरेंस बुक चेंज करूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बेसिस करने के बाद एक रहता है इसमें कि भाई आपको उसका मैथ्स है या जो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आते हैं उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, और ऐसा करंट अफेयर थोड़ा अलग आता है। सिविल सर्विसेज में बहुत पैटर्न उसका थोड़ा अलग रहता है, इसका थोड़ा फैक्चुअल भी आता है। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन पहले कम की थी, इस बार ज्यादा की थी, और मैंने क्वेश्चंस बहुत लगाए थे उसके। तो जैसे हो गया कि भाई आपका साइंस एंड टेक का भी है इसमें, जो इसके क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा आते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी के टेस्ट मॉड्यूल ले लिए थे, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन थे। ऐसे मैंने 5-6 मॉड्यूल लिए थे, और मैंने वो सारे लगाए थे। तो इससे क्या हुआ, मेरे एनसीईआरटी में बहुत सारे जो डाउट्स थे वो वैसे भी क्लियर हो गए थे, और मेरा साइंस एंड टेक लगभग काफी हद तक कवर हो गया था। और ये 4-5 मैथ्स मेरी अच्छी थी, पर मैथ जैसे कि आर एस अग्रवाल हो गई। तो इसके बाद मेरे क्या कहता है कि एसएससी के जो मैं क्वेश्चन लगाता था पहले, जो नोट्स थे, तो उसको मैंने कंसल्ट किया। और मैथ्स के बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आती, सिंपल मैथ रहती है। हाँ अदर जी। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है उसको, अदरवाइज बाकी सब लगभग एसएससी जैसा है। और आप थोड़ा भी अगर आप रोज 20-25 क्वेश्चन करोगे तो आप उसको कर ले जाओगे मैथ को। उसको बहुत हार्ड एंड फास्ट और टफ मैथ नहीं आती है इसकी। ओके। और जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज का पार्ट है, तो आपने कैसे पेपर 2 को सॉल्व किया था? आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी या कुछ न्यूज़पेपर या व्हाट वाज योर रिसोर्सेज फॉर पेपर 2? हाँ, एक चीज है कि मतलब मैं मेंस दे रहा हूँ, मैंने मेंस दिए हैं कई बार, तो मेरा आंसर राइटिंग ठीक था। पर अगर किसी को स्टार्ट करना है, जैसे कि जो मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनकी मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ प्रिपरेशन में, जो लोग एकदम मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये किया है कि आप आर्टिकल्स पढ़ो। ठीक है, आपके पास जब आपको ऐसे लिखना है तो आप पहला काम ये करो कि आप पॉइंट लिखो। मतलब लेट से कुछ फार्मा इश्यूज के ऊपर कोई ऐसे आया है, तो आपको जितने पॉइंट पता है आप पहले उसको एक रफ में लिख लो। फिर आप उसको एक सीरीज में कनेक्ट करो कि भाई मुझे पहले पॉइंट इसको लिखना है, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाओ उसका आप, कि एक शुरू में 4-5 एसेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जहां आपने 10-12 एसेस लिख लिए, फिर आपका नियर टू गुड जो हम कहते हैं वो आपके एसेस ऐसे आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे के लिए तो ये है, अगर आपका ऐसे राइटिंग अच्छा हो गया तो आपको रिपोर्ट राइटिंग में ठीक ठाक हो जाएगा। फॉर्मेट है उसका, वो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। आपको रिपोर्ट राइटिंग भी हो जाएगा अच्छा खासा। कॉम्प्रिहेंशन तो मैं देखो अब बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। कुछ चीजें हैं कॉम्प्रिहेंशन में जो मैं करता हूँ। या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन के तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं, या तो वो आप ध्यान में रख लो। अदरवाइज जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, अगर आपने 20-25 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए हैं और आप जा रहे हो, तो आपको एक रफ आइडिया रहता है कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो वाइल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप उसमें कीवर्ड्स मार्क करते चलो। आपको 80% कीवर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे जो आपका क्वेश्चन होगा। ग्रामर के लिए एसएससी में मतलब इंग्लिश दिया था तो इंग्लिश ठीक था मेरा, पर मैंने ग्रामर्स के लिए कई सारी एसएससी की बुक्स थी। नीतू मैम कोई है, उनका बुक था, और रेनन मार्टिन थी, मैंने वो पढ़ी। तो उसको करके मेरे जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या एरर फाइंडिंग है, वो मैं 1000 के आसपास सॉल्व करके गया था। एरर फाइंडिंग का क्या है कि शुरू शुरू में आपको कुछ गलत होंगे, अलग लगेंगे। आपने 4 क्वेश्चन रिपीटेड लगेंगे कि यार ये पैटर्न तो वही है, इसके बाद यही लगेगा या इसके बाद ये आएगा। आपको वो चीज आप पकड़ना शुरू कर देंगे उस चीज को। और जब आप 500 से 1000 कर लेंगे ना, तो आपके जब एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन वैसे ही होंगे जो आप करके आ चुके हैं। तो एरर फाइंडिंग में आप मल्टीपल क्वेश्चन करिए, 1000-1500 आके जाइए यार, तो फटाफट हो जाते हैं एक दिन में। आप 100 क्वेश्चन में निकाल सकते हो। तो एरर फाइंडिंग मैंने ऐसे किया था, प्रैक्टिस से ही किया था मैंने। जो भी मुझे नए नए चीजें सीखने को मिल रही थी, मैं वहीं में लिखता गया था उसमें। तो मेरा एरर फाइंडिंग ऐसा हो गया था, तो मेरा रिटर्न अच्छा गया था उसमें। सो नटशेल में अगर हम लोग बात करें ये तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैंने ऐसा मतलब कुछ।
ओके ओके सो पेपर वन में अगर नटशेल हाँ की जी। बात करें तो वी शुड ऑल रिलाई ऑन द एनसीईआरटीज एंड एक दो दो तीन जो भी रेफरेंस बुक्स हैं जो फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत हो गया, देन वी हैव स्पेक्ट्रम आल्सो। तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी प्लस सर्टेन रेफरेंस बुक्स, दिस शुड बी द पेपर वन हाँ, स्ट्रेटजी। ये करना ही करना है। और कई बार जैसे मैं क्या करता था कि मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ तो मैं वीडियोस देख लेता था कई बार। जैसे अभी पीडीएफ में कुछ वीडियोस पड़ी है, अच्छी खासी वीडियोस है, मैंने देखा है अभी। तो एग्जाम टाइम पे भी मैं ऐसे करता था कि मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा मुझे वहां पे पढ़ने का, तो क्या है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख लो, आपने कान में ईयरफोन्स लगाए और अ, आप वीडियोस देखोगे तो आप उसमें खो जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या है जब आपके पास बुक्स ना हो तो ऐसे कुछ आप अगर अच्छी वीडियोस देखोगे, जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो देखी है, बहुत अच्छी खासी वीडियोस है वाली। तो अगर हम वैसे अगर कर सकते हो आप छोटे मोटे टाइम में, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो वीडियोस भी लोग देख सकते हैं। ओके एंड आपने जब फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन दिया तो आई आई थिंक आपको ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो ओवरवेट का एक बहुत ही कॉमन इशू है। तो आई थिंक आपको हम्म। इशू हुआ होगा, तो आपने कैसे कुछ ऐसा कोई पॉइंट जो आप फिजिकल और मेडिकल के रिलेटेड आप हाईलाइट करना चाहते हैं? ओके, जैसे पहले मैंने बताया कि मैंने सीआईएसएफ मेरा हुआ था तो मैंने फिजिकल मेडिकल वहाँ दिया था। तो ओके मेडिकल का मुझे कोई इशू नहीं था, पर फिर भी दिमाग में था कि यार 2 साल हो गए, तो कोई भी लोकल डॉक्टर को आप दिखा सकते हो, वो आपको मोटा मोटा चेक करके ला देगा, तो आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो खत्म हो जाएगी। फिजिकल के लिए क्या था कि मेरा वेट जो था 78 kg था, और मुझे जो अनुमान था ये था कि भाई अभी शायद 1-2 महीने बाद होगा। तो मैंने सोचा था कि अब चलो वेट करना शुरू करते हैं। तो जब सोचा मैंने तो उसके तुरंत नेक्स्ट डे ही मेरा 4 या 5 तारीख को फिजिकल की डेट आ गई थी, और मेरा 18 फिजिकल था, और मैं कुछ 8 kg मेरा ओवर वेट था, और ये फैक्ट है। और जब देखा ना 18-19 को था, जब 19 को मेरा फिजिकल था, तो ये था कि यार तो मतलब 15-16 दिन बचे हैं मतलब वेट कम करने के लिए, इसमें कैसे होगा। तो कुछ मैंने जो किया जैसे कि ये था कि मैं बस खाना उसमें दोपहर में खाता था, और 2 टाइम में सैलेड खाता था। सुबह में 5 किलोमीटर और शाम को 5 किलोमीटर, मैं मतलब अच्छा खासा दौड़ता था। ओके तो अ, ये मैंने लगातार 10-12 दिन किया, फ्रूट्स खाना, कार्ब्स नहीं लेना, और इससे मेरा वेट सही में कुछ 8 से 8 kg मेरा कम हुआ था। और ये 8 kg सही में बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि टेंशन थी कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं और ये निकल भी सकता है, इंटरव्यू में मेरे पास जॉब भी है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो मेडिकल भी फिजिकल निकालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और वो मैंने कोशिश करके मेरा वेट में ले ही आया था अपना 70 kg के आसपास। इवन जालंधर मेरा मेडिकल था मेरा, और मैं जालंधर लगभग एक दिन पहले पहुंचा था, पूरे दिन में बस वहाँ पैदल ही घुमा था मैं जालंधर में, सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक बस मैं घूमता रहा कि कुछ मेरा बॉडी का वेट कम हो जाए। ओके 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 सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू? यूपीएससी का इंटरव्यू कुछ और ही उसका फीलिंग होता है। वो जो सामने फोटो खिंचाना, चाहे वो मतलब एक यूपीएससी का एक बोर्ड ही लगा हुआ है और सामने छोटा मोटा गार्डन बना हुआ है, लेकिन उसका फील 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी ज्यादा बढ़िया आता है। तो आपने फोटो वोटो तो खिंचाई होगी वहां पे, लेकिन हाउ वाज योर इंटरव्यू जर्नी? कैसा आपको कौन सा बोर्ड था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ वाज कैसा रहा आपका इंटरव्यू? हाँ, मैं पहले तो बहुत पम्प्ड अप था कि मेरा अच्छे फैक्ट्स थे मेरे पास कि मैं डिफेंस में जॉब भी कर रहा हूँ, ऑलरेडी सीआईएसएफ में मुझे पहले मिला और मेरा सीआरपी पहला प्रेफरेंस है। तो मुझे लगा शायद वो चीज समझेंगे कि ये विलिंग है लड़का, इसको सही में करना ही है। तो ये था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो मुझे मेरे जियाजी और भांजे भांजे छोटे छोटे से, दे हैव नो आइडिया क्या है, पर वो बहुत खुश थे। तो जब छोड़ना है तो उनका हाँ ठीक है, मामा विल रॉक, मामा कुछ करके आएगा। जब मैं गया तो बाकी लोग को देख के थोड़ा सा एंजाइटी हुआ, हल्का सा मतलब घबराहट हो रही थी। और मेरा सेकंड लास्ट था, कुछ 4-4:30 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होना था। और ऑलरेडी कुछ लोग के इंटरव्यू हो रहे थे, तो वो लोग अपना शेयर कर रहे थे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं। तो कुछ मैंने बहुत वियर्ड से इंटरव्यू देखे लोगों के, लगा था कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, यार ये तो आता ही नहीं है मुझको, मतलब अगर मेरी फील्ड का है तो भी नहीं आता था। और मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो और वो एक ठीक गया था, एक बहुत खराब गया था। तो मुझे ये था कि चलो कोई नहीं, देते हैं। उनको बस जेन्युइननेस चेक करनी है, और मुझे अपने मन से पता था कि मैं लाइफ को मुझे सर्व करना है, मैं सही में काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता था कि वो लोग ये चीज समझेंगे मुझसे।
हाँ जी सर। तो मुझे लगा वो चीज समझेंगे कि मैं जनरली मतलब इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है देते हैं। जब मैं अंदर गया तो एक होता है कि आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं बैठने का। तो मैं गया और मुझे सीधे ही अंदर ले गए वो लोग। मतलब ऐसे बैठाया फिर तुरंत खड़ा कर दिया, सीधे अंदर भेज दिया। मुझे लगा शायद अंदर बैठने होगा, पर जब अंदर गया तो अंदर मैम थी और 3 और ऑफिसर्स थे, सारे मतलब सीनियर ऑफिसर्स थे। तो उनको देखते ही तो मतलब एक होता ना हार्ट बीट टाइप का, वो थोड़ा सा मतलब बढ़ने लग गया था। और मास्क था और चेहरे पे शील्ड थी। तो जब बोलना स्टार्ट किया तो थोड़े भाप सी बन रहे थे, वेपर्स बन रहे थे यहाँ पे चेहरे पे। और ये इतना ज्यादा हो गया कि 2-3 मिनट बाद तो मतलब पूरा इतना सा हो गया था कि मुझे जो मैम थी वो दिख ही नहीं रही थी सामने। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट था इंटरव्यू में। अच्छा, जब मैं गया तो उनका पहला क्वेश्चन मुझसे ये था कि ओके रवि, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर यू हैव सर्व्ड, और अपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया, वो बताया। वो शायद क्वेश्चन भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सीधा उन्होंने पूछा कि uh, आप वेयर विल यू सी इंडिया आफ्टर 10 to 15 years इन आर्म एक्सपोर्ट, या इंडियन एज एन आर्म एक्सपोर्टर आप इंडिया को 10 से 15 साल बाद कहाँ देखोगे। या हाँ, दो फेस में, एक तो ये था और एक ये भी था कि क्यों नहीं हम हो पा रहे हैं। तो क्योंकि मेरा हॉबी में भी था कि मैं डिफेंस और आर्मी के बारे में काफी पढ़ता हूँ, आर्म्स एंड मिसाइल्स। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और लॉकडाउन में भी और बाद में मैंने अच्छी खासी स्टडी की थी। तो उसके मैंने आंसर्स दिए कुछ, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने सास हमारे पास है, एयर टू एयर स्ट्राइक का हमारा मिसाइल वेपन हमारे पास है। द प्रॉब्लम इज कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे बियॉन्ड विजुअल मिसाइल अगर हमें बनानी है तो उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 50 किलोमीटर का, उसका स्ट्राइक रेंज होना चाहिए विद गुड एक्यूरेसी। हमारे पास 40 का है, सो वी हैव टू स्ट्राइव लिटिल मोर। अगर हम थोड़ा करेंगे, इफ वी गो टू 60-65, तो हमारे चांसेस जो होंगे, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने वो अचीव किया है। हमने जो एक लाइन है, हमने उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बनाया अपना, तो वो हो सकता है। दूसरा एक मैंने बोला कि हमने तेजस बनाया, उसमें टाइम लगा हमको, डिले हुआ, पर हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है वहां से। और वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वो लोग आम का जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, हम उसमें यूज कर रहे हैं। कावेरी में हमें फेलियर मिला, पर हम कावेरी की फेलियर से काफी सीखे हैं। तो हम विद टाइम हम एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं, और जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम 2035 तक अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ऐसे मैंने कुछ आंसर्स बताया, उनको वो चीज़ अच्छी लगी। कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जो जैसे मैं आर्मी में काम करता हूँ और वहाँ पे काफी सारे मिसाइल्स हैं, काफी सारे कट मॉडल्स हैं, टैंक्स हैं। तो मुझसे पूछा था कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा। एक चीज उन्होंने रिलेट की कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है बीटेक में, तो इसको आप कैसे यूज कर पाओगे इन सर्विसेज। तो यही सेम क्वेश्चन मुझसे एक मॉक इंटरव्यू में पूछा था, तो मैंने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, वहाँ पे आईटी सेल है, मैं उनमें काम कर लूंगा और सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया था, और ये चीज मैंने समझी भी कि हम हमारा पर्पस वहाँ पे कुछ और है, अब वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने नहीं जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे यही बोला कि मैम, अगर फॉर्मेशन छोटा है, लाइक एक कंपनी है और कुछ रेडियो सेट से कुछ सिस्टम है, ऐसी जगह पे हम एक सिंपल लेजर बना लेंगे और इंस्पेक्शन के लिए फाइल बना लेंगे, जो हम इसको मंथली या ईयरली एक बार इंस्पेक्ट करेंगे और लेजर से हम चीजें अपडेट करते रहेंगे। अगर फॉर्मेशन बड़ा है, जैसे दिल्ली हेडक्वार्टर जो है सीजी कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पे बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे हम वीपीएन ट्राई कर सकते हैं। हम सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए कि नहीं, टाइम पे हुए कि नहीं, वो देख सकते हैं। एंटीवायरस देख सकते हैं, फायरवॉल सेटअप कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने उनको बताई इस चीज को लेके। फिर उन्होंने बोला कि और कुछ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। तो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे क्या करते हैं कि इनके पास एक बूट सिस्टम में, इनके पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है। इनके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है। वो पेन ड्राइव किसी के चार्ज में देते हैं, जो जिसके चार्ज में रहता है वो अपने टाइम पे वापस आता है। पेन ड्राइव प्लग इन करता है, सिस्टम को बूट करता है पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर जो पड़ा है उसको यूज करके वो लॉग इन करते हैं, काम करते हैं और ले जाते हैं। तो इससे क्या है कि किसी भी सिस्टम में कोई डेटा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जो है पेन ड्राइव में है। और कुछ होता है तो पता चल जाता है किसके थ्रू हुआ है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये एग्जांपल दिया, बताया कि ऐसे कंडीशन में ये हम यूज कर सकते हैं, इसमें बेसिकली लूपहोल्स हो सकते हैं, बट वी कैन वर्क ऑन इट। मैंने देखा, मुझे पसंद आया। इफ गिवन अ चांस तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके। और फिर एक क्वेश्चन उनका था कि मतलब पुलवामा जैसी जगह पे अगर दोबारा होता है ऐसा स्ट्राइक, तो आप क्या कर सकते हो। ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और लकीली मतलब मुझे आंसर्स आते थे। तो जो ये क्वेश्चन था कि पुलवामा में अगर दोबारा वो अटैक हुआ, तो आप मतलब उसे कैसे सर्व करोगे। मेरा एक फ्रेंड है कार्तिक, ही इज सर्विंग इन
सेंट्रल पुलिस सर्विसेज एंड उसने कुछ काम भी किया था। तो ही टोल्ड मी कि एक लूप होल है था, मतलब जम्मू कश्मीर में जीएनके पुलिस है, वहाँ पे सीआरपीएफ है, वहाँ पे आर्मी भी है, वहाँ पे इंटेलिजेंस भी है, कई सारी अलग एजेंसीज काम करती हैं, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। जो मॉडस ऑपरेंडी अब होता क्या है कि हम रोज ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये कुछ पर्टिकुलर हिंट्स हर रोज जनरेट करते हैं, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं जो हर रोज इनको मिलता है। तो ऐसे कुछ सस्पेक्ट्स के पास इनको मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। इतना तो मैंने डिटेल में बताया, बस मैंने बताया वहाँ पे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब लोग अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग शेयर कर पाए एक दूसरे से। उस अटैक में इंटेलिजेंस की ही दिक्कत थी, मतलब जेएनके को पास अ, ये मॉडस ऑपरेंडी जो यूज किया गया था आईएसआई से, ये कुछ लोगों के पास मिली थी, कुछ लोग के फोन में, बट ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं की गई थी। अगर हम ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सारी फोर्सेस शेयर कर रहे हैं, तो हम ऐसे अटैक्स को रोक सकते हैं। प्लस हम टेक्नोलॉजी इनहांस कर सकते हैं, जैसे ड्रोन यूज कर सकते हैं, या उस वक्त कोई रेनॉल्ट की बुलेट प्रूफ व्हीकल इंडक्ट होने वाली थी, इसका 50 टन से ऊपर भी वो झेल सकती थी अटैक, इतना अगर लगाते हैं तो हम कर मैंने कहा था कि अगर उसको इंडक्ट कर सके या ऐसे या व्हीकल्स कर सके, तो हम ऐसे अटैक्स को कम कर सकते हैं। बट इंटेलिजेंस गैदरिंग इटसेल्फ प्लेज अ वेरी मेजर रोल। सो तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। हाँ राइट जी। राइट। तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू था वो अगर देखा जाए तो डाफ बेस्ड था, और आपका आगे आगे फॉलो अप पूछते रहे, वो सवाल पूछे, और वो जो होता है ना, और वाला जो पैटर्न होता है, वो चाहते हैं कि ये बच्चा जो है वो कुछ इनोवेटिव लेकर आए, वो जो लीक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होने वाला जो एस्पेक्ट होता है वो वहीं से कोशिश करते हैं कि वहां से निकल के आए। तो डाफ बेस्ड ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इज इट सो? लाइक ऐसा ही आपके साथ भी हुआ था? पुलवामा वाला तो मैं नहीं बोलूंगा कि डार्क बेस था। और एक उनका लास्ट क्वेश्चन था कि मतलब ओके रवि, तो डाफ था, उन्होंने कहा था लीव दिस डाफ अपार्ट, ऐसे मैंने पकड़ लिया था। अब था कि टेल मी समथिंग जो इस डाफ में ना हो। और वो सही में क्वेश्चन ऐसा, इसका आंसर वाकई में अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ तो जी। एक तो एकदम से आई वाज शायद कि लाइक अब इसका क्या आंसर दूं मैं, क्या बताऊं अपने बारे में। तो अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ ना पास में कि वर्स्ट फेस क्या था, तो ये 17 का जो फेस था एक, जहाँ पे फेलियर ज्यादा हुए थे, क्योंकि वहीं पे ही वो मेरा एटीट्यूड डेवलप हुआ था कि अ, सब भाड़ में जाए, मुझको जो करना मैं करूंगा, होता है नहीं होता वो उनके पे छोड़ दो, मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने वहां पे भी यही चीज बोली थी कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। और जब एक टाइम आया था जहाँ पे मैंने मतलब कि एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप किया जिसके बाद मैंने लाइक ये था कि कोई अगर इवेंट है लाइफ में या आगे कुछ मुझे करना है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ आज से, मतलब जो भी कर सकता हूँ मुझे वो सब करना है, ताकि एट द डे ऑफ इवेंट या जिस दिन वो चीज हो रही है और जब मैं उस अरीना से बाहर निकलूँ, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो चाहे एग्जाम्स हो, मेरे मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता था या मैं वो कर सकता था। वो चीज पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जो मैंने डेवलप किया। एक चीज मैंने बोली कि जो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो मैंने अपने सीनियर से सीखा है। मेरे कुछ सीनियर्स इतने अच्छे थे कि आप उनके सामने कोई भी सिचुएशन पुट अप कर दो, वर्स्ट से वर्स्ट, और वो दे वर लाइक थोड़ा सरप्राइज हुए 2 सेकंड में, दे क्विकली दे रिलैक्स देमसेल्फ, बहुत काम हो जाएंगे, और बहुत सोच समझ के उसका डिसीजन लेते हैं। तो वो टेम्परामेंट हैंडलिंग वाला जिनको उनका जिनकी जो एबिलिटी है, वो मुझे बहुत पसंद थी, और मैं उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि वैसी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेरे अंदर भी है, कि मैं हर सिचुएशन में काम रहूँ। ये मैं सीख रहा हूँ। तो ये 2 चीज मैंने उनको बोली थी वहां पे। ओके ओके। सो जैसे आपने पूरा ओवरऑल जो इंटरव्यू था आपका, उसका अल्टीमेट वो जो होता है ना इम्प्रेशन, कि आपके हिसाब से आपने अपना 100% एफर्ट दिया था, तो वो आप हम्म। सेटिस्फाइड थे कि यार कुछ नहीं तो कुछ 19-20 रह गया, या मेरे को ये आंसर, ये सवाल का आंसर इस तरीके से देना था, या कुछ ऐसा, या आप फुली कंटेंट थे कि यार आज मैं पूरा फोड़ के आया हूँ? So is it like this way feeling after coming out from the room or something, कि चलो कुछ और इम्प्रूव कर? कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि हम जब निकलते हैं, अगर मान लीजिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ आज के टाइम पे, मैं बहुत अच्छा खेल के भी आऊंगा ना कहीं पे, तो भी वापस लगेगा कि नहीं मैं वहां इम्प्रूव कर सकता था। तो 2-4 जगह मुझे लगा था, जैसे कि जब मेरे चेहरे पे वो उस पे बहुत वाइट होने लग गया था, मतलब बहुत हाँ। फॉगल लग गया था, तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था, मतलब मेरी सांस फूलने लग गई थी। तो मैंने बोला कि मैम कैन यू गिव मी समथिंग टू लाइक वाइप दिस ऑफ, आई कांट इवन सी यू। उन्होंने दिया मुझे, और उन्होंने दिया तो मैंने वाइप किया, मैंने उसको वहीं रख दिया और मैं वहीं छोड़ के आ गया।
तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार एटलीस्ट वहां से ले आना चाहिए था, थोड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। और शुरू के जो 5 मिनट थोड़े खराब हुए थे मेरे, ज्यादा घबरा गया था, तो मुझे लगा कि शायद समझेंगे वो चीज की फर्स्ट इंटरव्यू है, और मतलब अब हो सकता है कि थोड़ा एंजाइटी, क्योंकि बाद में इट वाज लाइक कि मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं क्विकली टोल्ड माई सेल्फ कि आराम से बेटा, आराम से करो, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, सब हो जाएगा आराम से, बस हैव पेशेंस, इसलिए करो। कुछ क्वेश्चन थे जिसके मुझे लगता हम्म, अ, जैसे एक था ओके, सॉरी फॉर दिस। कुछ क्वेश्चंस थे, हम मतलब एक क्या करना है, बाहर आके याद आया मुझे, कुछ क्वेश्चन डिजिटल इंडिया पे थे। तो उसका आंसर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया। कुछ होता नहीं कि हम बस जबरदस्ती आंसर भरने के लिए लिख देते हैं आंसर्स, यहाँ से अकाउंटेबिलिटी होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा, इससे अवेयरनेस होगी। तो मैंने उसके ऐसे आंसर्स दिए थे। कुछ समझ में नहीं आता क्या था वो, याद भी नहीं आ रहा, पर डिजिटल इंडिया को कुछ लेके था वाला क्वेश्चन। एक था कि जैसे रनिंग मैंने भरा भरा हुआ था, तो यह था कि आपको क्या पसंद है, रनिंग या जॉगिंग, रनिंग या जिमिंग, ऐसा कुछ पूछा था। तो मैंने रनिंग बोला, उसका रीजन दिया। तो बोले कि हाउ ऑफन डू यू रन। तो मैंने कहा मैम लाइक जैसे कि मैं दौड़ता था पहले, कि हफ्ते में 2-3 बार मैं रनिंग करता था, 5 किलोमीटर में दौड़ता था। पर उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं नहीं दौड़ पाया, कोविड से यहाँ पे सब बंद था, पार्क रोड सब बंद थी, तो हल्का सा टमी था मेरा पेट। तो उन्होंने देखा मेरा पेट कि मतलब इस सही में दौड़ता क्यों दौड़ता है। अब पता नहीं उनका उन्होंने क्या निकाला होगा, पर उन्होंने मेरे टमी तक देखा, तो मैंने कहा शायद पकड़ लिया कि ये लड़का दौड़ नहीं रहा है अभी। मैं भी, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ज्यादा तो याद नहीं आ रहे, पर 2-3 क्वेश्चंस थे जिसका इंटरव्यू से निकलने के बाद मुझे लगा कि मैं ये चीज अच्छी कर सकता था। बट लेसन मोर, मुझको जो लगता है कि कोई आपका नॉलेज टेस्ट करने नहीं बैठा है। सबका सिर्फ ये है कि क्या ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ये सही में सर्व करना चाह रहा है कि नहीं। अगर उन्होंने वो चीज देख लिया, आपने वो रिफ्लेक्शन देख लिया, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, जो मुझे पर्सनली लगता है ये चीज। एंड सेम चीज है, मतलब वो जो एस्पेक्ट्स आपकी पर्सनालिटी में देख रहे हैं, आई थिंक यूपीएससी का जो पैनल होता है वो इंडिया हम्म, का सबसे एकदम जिसे कहते हैं ना कि उसमें कोई आपको उस तरफ से आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी को जज गलत कर दे। मतलब वो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ 19-20 हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, बट वहां से दे आर ऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल रेडी टू जज यू। एंड जो भी आप दिखाने वाले हो, जो भी आप दिखाओगे, एक्सप्रेस करोगे, उसके बेसिस पे। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जब भी हम लोग इस प्रोसेस की बात करते हैं, सीएपीएफ की या सिविल सर्विसेज की। तो योर अल्टीमेट वर्ड ऑफ विजडम टू ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट जो सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, आपका वो जो वर्ड ऑफ विजडम है कि आप क्या बोलना चाहते हो अल्टीमेटली अपने जितने भी आपको सुनने वाले हैं, कि यार करो, अब बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, एंड whatever you want to do, whatever you want to say. मेरे देखो, अब मैं बस सबको, अच्छा मुझे अब तक किसने जो देखा होगा ध्यान से वो समझ गए होंगे कि लाइक आई एम वेरी नॉर्मल, मेरा पास भी बहुत रिलेटिव होगा सबसे। तो और सक्सेस क्या है कि मतलब जैसे मेरे केस में ये था कि जब मेरा रिजल्ट 3-15 पे आया, 3-15 की पहले वाली लाइफ और 3-15 की बाद की लाइफ, इसमें बहुत डिफरेंस है। और मैं सबको कहूंगा कि यार ये चीज आप ना टेस्ट करो, इसका मजा अलग है। आपके साथ ऐसा होगा कि आपके चार्ट बॉक्स में आपको लोग कुछ और तरीके से बात करेंगे। द मोमेंट आई अपलोडेड कि मेरा यहाँ पे हो गया है, एवरीथिंग चेंज। फैमिली, ये मैं सिर्फ मोटिवेट करने की बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। फैमिली, द वे फैमिली थिंक्स अबाउट यू चेंज हो जाएगा। आपके रिश्तेदार आपको कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं कि एक केस था, कुछ दिन पहले की बात थी, मैं मामा के गया था, तो कजिन मामा के जो लड़के हैं, उन्होंने थोड़ा मतलब मेरा मजाक उड़ाया था कुछ टाइम पहले, लाइक 10 to 15 days बिफोर। उन्होंने कुछ कहा था कि जिनका जो पढ़ने वाला होता है उनका निकल जाता है। ऐसे टॉन्ट सबको मिलते हैं कि पढ़ोगे तो हो जाएगा। हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, आपको पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। लक फैक्टर थोड़ा बहुत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 10 पेपर सॉल्व किए, उसमें से एक पेपर बहुत अच्छा जाता है मॉक में ही। तो ऐसे एग्जाम रहता है, आप 5 एग्जाम दोगे पर एक पेपर आपके लिए आएगा, वो सिर्फ आपके लिए ही बना होगा, और आप उसको सही में फोड़ के आओगे। वो शायद आज आ जाए या शायद वो 4 साल बाद आए, पर एक पेपर आपके लिए ऐसा आएगा।
तो यहाँ हिम्मत मत हारना। और जो लोग मतलब मेरी इतनी बुराई कर रहे थे, वही लोग एग्जाम निकलते ही बोलते थे दे हैव टू से समथिंग। तो बोलते थे कि अरे इतना पैसा खर्च किया तो होना तो है ही, हम भी क्या तो हम भी कर लेते हैं। तो दिस थिंग्स आर देयर टोटल नॉनसेंस। आप बस अपने पे ध्यान दो, और आपको लगता है कि आप सही हो अपनी जगह पे, लॉजिकली इफ यू कैन गिव लॉजिक टू योरसेल्फ कि हाँ मतलब मेरा इतना तो मेरा हो चुका है, अगर मैं इस पे काम करता हूँ, मैं अगर करंट अफेयर्स पे काम करता हूँ, अगर मैं मैथ पे काम कर लेता हूँ, और मेरा अगर उससे अगर मेरे को 10 मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अब लॉजिकली लगता है कि आप सही हो वहां पे, तो यार आप करो। आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। आपके घर वाले क्या बोलते हैं, आपके दोस्त क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, आप उनको सबको जाने दो, बिकॉज ज्यादातर लोग ना आपको पुल बैक करते हैं। कुछ ही होंगे आपके कोर फ्रेंड्स जो आपको समझेंगे और आपको सही में बोलेंगे कि आप एक अटेम्प्ट और दीजिए। एक बार हम एग्जॉस्ट होते हैं कि यार लगता है कि अब हो गया यार, अभी तक नहीं तो कैसे हो जाएगा। मेरा केस देखो यार, 6-7 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, और इनफैक्ट मैं खुद भी ये था कि यार अब नहीं, अब खत्म हो गया, अब मुझे नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो मेंटल ब्रेकडाउन मेरे में भी आ रहा था। बट मैंने कहा था ना कि वो एक पेपर आपके लिए बना होगा जिसको आप सही में फोड़ दोगे। तो वो शायद ये होने वाला ही था कि जहां मैंने सही में फोड़ा एग्जाम देने के बाद, लाइक मैंने हाथ में मार्क्स से कि यार यहाँ से इतने मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ से इतने आ जाएंगे, 140-160 तो मेरे आने ही चाहिए, इससे कम तो नहीं होगा। तो वो एक पेपर बनेगा आपके लिए ऐसा। शायद हो सकता है अभी आप छोड़ रहे हो, शायद नेक्स्ट वाला पेपर हो वाला आपका, तो अब ऐसे हार मत मानो, कर दो आप उसको, कोशिश करते रहिए, मतलब आप, हो जाएगा सबका। So that means always यही fall बोलना है। forward, don't fall backward. मतलब जब भी आपको फेलियर्स आ रहे हैं Yeah. तो आप आगे आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हम्म। पीछे मत हटिए, और जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और मतलब एक्चुअली आई आल्सो पर्सनली वांटेड कि मैं ऐसा कुछ पर्सनालिटी से बात करूं जो मतलब जिसमें अंदर से चीजें निकल के आए, वो नहीं कि यार पहली बार पेपर दिया, बैठ गए, पेपर दे भी दिया, टॉपर बन गए एंड दैट्स इट। मतलब कुछ ऐसा, कुछ प्रोडक्टिव या कुछ ऐसा रॉ हमें इंटरेक्ट करने के लिए मिले जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, जहाँ पे मेजर जो यूथ है, यूथ मेजरली ऐसा ही है जो यार 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, या किसी को तो 4-4 साल भी हो चुके हैं। तो मतलब वहां से देख के डेफिनेटली यूथ को एक अगेन वो जो होता है ना जोश जुनून और जज्बा, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं आपकी जर्नी के अंदर है, और आपने तभी इतना जो है अपने आप को अल्टीमेटली यू प्रूव योरसेल्फ। एंड इट वाज लिटरली अ वेरी इंटरैक्टिव एंड नॉलेजेबल सेशन विद यू। एंड आई होप कि आप सीआरपीएफ में जबरदस्त रगड़ा और देने वाले भी हो और खाने वाले भी ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। I'm damn ready। मेरे तो बस ये है कि आप मुझे ट्रेन करो, फटाफट भेजो मुझे। द वर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे भी है इस वक्त सीआरपीएफ में, आप मुझे बस भेजो वहां पे। मैं, हालांकि सब कोशिश करते हैं कि जो अभी ऑफिस सर्विंग है वो भी कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है कि बस मुझे भेजो, मैं कुछ तो कर दूंगा। क्या करूंगा मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ करूंगा वहां पे जिससे चीजें अच्छी हो। तो मैं मेंटली उस चीज की बहुत रेडी हूँ। Okay, okay, okay. So thank you, sir, for coming and giving your valuable time. And it was a very nice session. And thanks a lot, sir. से मेरे तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।